मित्रों नमः संस्कृताय, मिथिलेश हरदैनिया के साथ जुड़ रहे हैं एक नई श्रृंखला में। मित्रों आज एक बहुत हट के टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम। उसमें से प्रश्न आते ही हैं अधिकतर, चाहे यूपी टीईटी हो या सीटीईटी हो या राजस्थान छत्तीसगढ़ से संबंधित परीक्षाएं हो, आपने देखे होंगे कि संख्या से प्रश्न जरूर आते हैं। और कुछ संख्याएं तो ऐसी हैं जो कई बार पूछी गई हैं, जैसे 96 को, स्वर्णवती को बहुत पूछा गया है, क्योंकि वो मिलती जुलती नहीं है, हटके है वो शब्द, इसलिए पूछते हैं। बाकी हालांकि मध्य प्रदेश का जो वर्ग 3 का सिलेबस है वो तो बहुत अलग है, और यूपी टीईटी और जो सीटेट है इसका लगभग समान रहता है, इसमें डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। लेकिन एमपी टीईटी में या मध्य प्रदेश की जो पात्रता परीक्षा है, इसमें गद्य पद्य से ही उन्हें प्रश्न पूछना है। 15 नंबर के गद्य पद्य देंगे और 15 नंबर की पेडागोजी देंगे। तो गद्य पद्य ही आने हैं और गद्य पद्य के अंतर्गत ही व्याकरण आनी है। संधि से पता चला 2 प्रश्न ही आए, समास से 2 प्रश्न आए, या विभक्ति से 1-2 प्रश्न आ गए, और शब्द रूप धातु रूप से 1-2 प्रश्न आ गए। मतलब 8-10 नंबर की, गद्य से 4-5 नंबर की व्याकरण और पद्य से 4-5 नंबर की व्याकरण। मतलब 10-15 नंबर के लिए अपन ने अभी तक ये 1 महीने दिया। क्यों दिया? क्योंकि प्रश्न छूटने ना पाए। कुछ गद्य पद्य से डायरेक्ट प्रश्न पूछेंगे, वो आपसे वहीं बन जाएंगे, उसके अंदर ही रहते हैं। हो सकता है उसमें कुछ संख्या ज्ञान के या समय ज्ञान के प्रश्न पूछ लें, तो वो संख्या ज्ञान और समय ज्ञान आज पढ़ेंगे। संख्या ज्ञान कैसे करते हैं और समय ज्ञान कैसे करते हैं। तो मित्रों समय ज्ञान एवं संख्या ज्ञान, ये एकदम हट के वीडियो है आपका। तो समय ज्ञान है, जैसे 1 बजा है या 2 बजे हैं या 3 बजे हैं या 4 बजे हैं, तो ये तो बहुत आसान है बताना। ये तो आप बता देंगे कि कितने बजे हैं, क्योंकि 1 बजा है तो 1 वादनम, 2 बजा है तो 2 वादनम, 3 बजा है तो 3 वादनम। इस तरह से आपसे निश्चित तौर पे ये समय ज्ञान बन जाएगा। थोड़ी सी कठिनता यदि होगी या जो नहीं बनेगा, तो फिर सवा में 1:15 बजा है या 2:15 बजा है या 3:15 बजा है, 1:30 बजा है या 2:30 बजा है या 3:30 बजा है, 3:45 बजा है, 5:45 बजा है, यहाँ थोड़ा सा समझने की आवश्यकता होगी मित्रों। तो जैसे 1 बजा है तो 1 वादनम, 2 बजा है तो 2 वादनम, 3 बजा है तो 3 वादनम, और 4 बजा है तो चतुर्वादनम, मतलब त्रिवादनम कहेंगे। 1 वादनम, 2 वादनम और त्रिवादनम। इसके बाद 4 बजा है तो चतुर्वादनम, 5 बजा है तो पंचवादनम, 6 बजा है तो षड्वादनम। षड्वादनम मित्रों, षट नहीं, षड, क्योंकि षड प्लस वादनम, तो टा के बाद जब वहाँ वा आएगा तो संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? जसत्व। तो जसत्व संधि के अनुसार टकार का डकार हो जाएगा, मतलब टा का डा हो जाएगा, तो वहाँ षटवादनम षड्वादनम में बदल जाएगा। तो षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नौवादनम, 10 वादनम, फिर एकादश वादनम। एकादश वादनम मतलब 11 बजे, और फिर है द्वादश वादनम। द्वादश वादनम मतलब 12 बजे। तो ये तो संख्या हो गई, साधारण संख्या हो गई। अब आपको यहाँ थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, केवल एक शब्द मात्र। सवा के लिए आपको सपाद सीखना है, सपाद। अब जैसे 1:15 बजा है तो सपाद 1 वादनम, सपाद 2 वादनम। सपाद मतलब सवा।
सपाद एकवादनम, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम, सपाद षड्वादनम, सपाद सप्तवादनम, सपाद अष्टवादनम, सपाद नौवादनम, सपाद दसवादनम, सपाद एकादशवादनम, सपाद द्वादशवादनम। 12:15 बज गया। अब मित्रों 12:30 बज आते हैं, तो साढ़े के लिए सार्ध शब्द का प्रयोग होगा। ये ध्यान रखिएगा, साढ़े के लिए सार्ध शब्द का प्रयोग है। सार्ध मतलब होता है सा प्लस अर्ध, सा प्लस अर्ध, आधा जिसके साथ में हो वो सार्ध कहलाएगा। और सार्ध का हिंदी में अर्थ होगा साढ़े। साढ़े एक कहावत भी चलती है हमारे बुंदेलखंड में कि साढ़े साढ़ू का बड़ा मेल होता है। साढ़े साढ़ू का मेल, और साढ़ू की परिभाषा हम पहले आपको बता ही चुके हैं। एक ही कंपनी के द्वारा ठगे गए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में साढ़ू होते हैं। इससे अच्छी परिभाषा कहाँ मिलेगी आपको? ठीक है, कोई सामान लेने जाते हैं, बोले 400 का है, बोले नहीं 500 चाहिए, बोले ठीक है तो साढ़ू साढ़े कर लो, मतलब 450 दे दो, ना तुम्हारा ना हमारा। ये बड़ा प्रचलन में है। तो साढ़े मतलब सा अर्ध, साथ में जिसके आधा हो वो सार्ध कहलाता है। तो सार्ध एकवादनम, सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रयवादनम या त्रिवादनम, सॉरी, सार्ध त्रिवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षटवादनम। अब यहाँ षटवादनम। सार्ध अगर एक साथ आप लिख रहे हैं तो टा की जगह डा लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर अलग अलग वादनम अलग कर दे रहे हो तो मित्रों आप टा का प्रयोग भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा। सार्ध सप्तवादनम, सार्ध अष्टवादनम, सार्ध नौवादनम, सार्ध दसवादनम, सार्ध एकादशवादनम और सार्ध द्वादशवादनम। तो ये साढ़े हो गए। अब मित्रों एक शब्द और सीखना है, वो शब्द है पादौन। पादौन पौन के लिए प्रयोग होता है। पादौन ये पौन के लिए प्रयोग होगा। 1:15, 1:15, 3:15, 4:15 इस तरह से। तो यहाँ पर पादौन शब्द का यूज होगा। पादौन एकवादनम, पादौन द्विवादनम, पादौन त्रिवादनम, पादौन चतुर्वादनम, पादौन पंचवादनम, पादौन षटवादनम, पादौन सप्तवादनम, पादौन अष्टवादनम, पादौन नौवादनम, पादौन दसवादनम, पादौन एकादशवादनम, पादौन द्वादशवादनम। इस तरह से पौने का चलेगा। बस इतना ही आपको संख्या ज्ञान में सीखना है। अब मित्रों इनके रूप भी चलते हैं। इनके रूप कैसे चलेंगे? तो वो रूप फिर संख्याओं के चलते हैं। समय ज्ञान के बारे में यदि अपन को पढ़ना है तो वो सिर्फ इतना ही पढ़ना है। और जब संख्याओं के रूप चलेंगे तो फिर वो संख्या प्रकरण में आ जाएगा, संख्या बोध में आ जाएगा। तो समय ज्ञान अपना इतना ही है। अब पढ़ते हैं अपन संख्या ज्ञान। तो संख्या ज्ञान में एक को हम एकम कहते हैं या एकः कहते हैं, और द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश। इस तरह से मित्रों यहाँ पर प्रयोग करेंगे। द्वादश, फिर त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षटदश। अब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न नोट कर लीजिए बिल्कुल। यहां चूंकि पंच 10 तक तो अपन चलते हैं, यहाँ एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी जो तिथियां नहीं होती, तो एकादश, द्वादश, त्रयोदश, पंचदश, षटदश। तो यहाँ षटदश ना हो के मित्रों षोडश होता है। ये विशेष ध्यान रखना है। और आया हुआ प्रश्न है सीटेट में, षोडश, षटकोण वाला सा, डा और सीटी वाला सा, इस तरह से षोडश। तो षोडश मतलब 16, खूब पूछा गया है। सप्तदश,
अष्टादश, अष्टदश नहीं, अष्टादश। आपने श्लोक भी पढ़ा होगा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। मित्रों श्लोक भी पढ़ाएंगे आपको पद्यखंड में। पद्यखंड में आप अभी से कलेक्शन कर लीजिए, जो भी पुस्तकों में आपके श्लोक हैं सुभाष तानी के, वो सुभाष तानी के श्लोक आप जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि विगत वर्षों में जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें सुभाष तानी के श्लोक आए हैं, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो या एमपी टीटी हो, जो भी सुभाष तानी के पिछली कक्षाओं के श्लोक पद्यखंड में वो रख देते हैं। अगर वो श्लोक हमने पहले से पढ़ रखे हैं तो बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि हम उनको पढ़ चुके हैं, उनके अर्थ जान चुके हैं, तो वहाँ बहुत सरलता हो जाती है सॉल्व करने में। तो मित्रों यहाँ अष्टादश शब्द यूज होता है। अब नौदश, नौदश मतलब 9 और 10 या 10 और 9, 19। यहाँ पर 19 के लिए 3 शब्द प्रयोग होते हैं, और ना सिर्फ 19 के लिए बल्कि 29 के लिए, 39 के लिए, 49 के लिए, 59 के लिए, 69 के लिए 3 शब्द प्रयोग होंगे। क्योंकि जैसे यहाँ 9 10 तो 10 और 9 ये भी 19 है, तो 9 10 शब्द का भी प्रयोग होगा। लेकिन एको न विंशति, एको न विंशति, विंशति मीन्स होता है मित्रों 20, लेकिन एको ना 20 में एक नहीं है, तो एकोन विंशति शब्द भी 19 के लिए प्रयोग होता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा आप, एकोन विंशति, एकोना विंशति। और ऊन विंशति भी प्रयोग होता है। ऊन, ऊन शब्द मित्रों एक कम के लिए प्रयोग होता है। ऊना और पूरा, खूब आपने खेल खेला होगा, कंकड़ ले लिए, बताओ ऊना है कि पूरा, तो फिर वो बताता था कि इसमें, बोले नहीं तुम्हारा गलत, इसमें है। तो ऊना पूरा खूब अपन ने खेल खेला है छोटे में। तो ऊन मीन्स होता है एक कम, और पूरा मतलब पूरा। तो यहाँ 20 में एक कम है, तो ऊन विंशति, तो ऊन विंशति आ जाए, या एकोन विंशति आ जाए, या 9 10 आ जाए। तो ये तीनों शब्द 19 के लिए प्रयोग होते हैं। मित्रों एक शब्द और भी मिलता है, एकान न विंशति। तो एकान न विंशति या एकोन विंशति, ये तो दोनों एक से ही है। तो एकान विंशति या एकोन विंशति कुछ भी आ जाए तो ये 19 के लिए ही प्रयोग होता है। इसके बाद 20 आएगा तो विंशति। अब विंशति ही आ गया तो फिर यहाँ से बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर वही 1 2 3 4 वही शुरू करना है। एक विंशति, द्विविंशति या द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति। अष्टाविंशति मतलब 28, 20 और 8। इसके बाद फिर से वही आ जाएगा 29, तो 9 63, क्योंकि 63 मीन्स होता है 30, सॉरी 9 विंशति। 9 विंशति मतलब 9 और 20, तो 20 और 9 कितने हो गए 29, और 63 मीन्स होता है 30, तो एकान न त्रिंशति या एकोन न त्रिंशति, एकोन त्रिंशति, एको न त्रिंशति मतलब 30 में एक नहीं है, तो वो 29 हो जाएगा। या ऊन त्रिंशति मतलब एक कम 30 में, इस तरह से ये 29 के लिए प्रयोग होते हैं। फिर आपको 63 मिल गया, तो 63 मिल गया तो फिर आसान हो गई राय 10 संख्या की। एक त्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रयत्रिंशत, चतुस्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टत्रिंशत और 9त्रिंशत। अब जो 9त्रिंशत आ गया मतलब 30 और 9, तो फिर वहाँ 40 को मित्रों चत्वारिंशत बोलते हैं, तो एकोन चत्वारिंशत भी 39 को कहेंगे। एको न चत्वारिंशत, चत्वारिंशत मतलब 40, 40 में एक नहीं है। या ऊन चत्वारिंशत, 40 में एक कम। फिर यहाँ चत्वारिंशत के बाद एक चत्वारिंशत, द्विचत्वारिंशत, त्रिचत्वारिंशत, चतुश्चत्वारिंशत। मित्रों यहाँ चतुश्चत्वारिंशत, क्योंकि चतुः शब्द होता है प्लस चत्वारिंशत, तो यहां फिर विसर्ग संधि का नियम लग जाता है कि विसर्ग के बाद यदि चाचा हो तो विसर्ग के स्थान पर चा,
चाचा में शीटी वाला सा आएगा, इस्तो इस्टुना इस्चो। तो फिर यहां ये शब्द चत्वारिंशत् ऐसा भी बन जाता है। अगर अलग अलग आप लिख रहे हैं तो चतुश्चत्वारिंशत् लिख सकते हैं, और अगर आप साथ में लिख रहे हैं तो यहाँ पर चतुस् लिख सकते हैं आप। तो यहाँ चतुश्चत्वारिंशत् में ये सीटी वाला सा बीच में संधि के कारण आ जाता है। इसके बाद पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत् या अष्टाचत्वारिंशत् दोनों चलते हैं, और फिर नवचत्वारिंशत् मतलब 49। फिर यहाँ आ जाएगा 50, तो 50, तो 1 इसको भी 49 को बोलेंगे 1 तो 50 में फिर 1 इस तरह से 50 को 50, 60 को 60। ये बहुत पूछा है मित्रों, ध्यान रखिएगा, 60 थी नहीं टी, 60 खूब पूछा जाता है। इसके बाद 1 षष्ठी 2 षष्ठी इस तरह से चलेगा, और 70 के लिए सप्ततिहि, ध्यान रखिएगा, सप्ततिहि, ता में विसर्ग, ती में सप्ततिहि। फिर यहाँ पर 80 के लिए अशीतिहि, आ बड़ी सी और छोटी ती विसर्ग लगा के अशीतिहि। अशीतिहि के बाद फिर 90 के लिए नवतिहि, तो इस तरह से 90 के लिए वहाँ नवतिहि शब्द आ जाता है। और 90 के बाद हाँ, यहाँ जो 96 के लिए है वो बहुत पूछा गया है, क्योंकि 90 से फिर 1 नवतिहि, नवतिहि मीन्स 90, तो 1 नवतिहि, 2 नवतिहि, 3 नवतिहि, 4 नवतिहि, 5 नवतिहि, 60 नवतिहि। ये जो 60 नवतिहि होता है मित्रों, यहाँ संधि हो जाती है, क्योंकि ये लिखा है 60 और ये है नावति। अब यहाँ चूंकि पंचम नियम लग जाता है, अनुनासिक अनुस्वार, यदि किसी वर्ण के बाद पंचम वर्ण आता है तो इसके स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है, और वहां नकार का भी णकार हो जाता है। तो यहाँ षटकोण वाला सा, अब इसका पंचम वर्ण, तो टाठा डाडा एणा आ जाएगा, वो भी आधा क्योंकि हलंत लगा है, और ये नवति का णवति हो जाएगा, तो सन्नवति ऐसे शब्द बन जाता है, सन्नवति। ये खूब पूछा जाता है। फिर सप्तनवति, अष्टनवति, अष्टानवति, नवनवति, ये 59 और 100 मीन्स शतम। तो मित्रों यहाँ 100 मीन्स शतम हो जाता है। बीच में कुछ शब्द संधि से जरूर ऐसे बनते हैं, जैसे यहाँ चतुस्सप्तति है, तो चतुःसप्तति, चतुःसप्तति। तो मित्रों आपको बता चुके हैं कि सप्तति मीन 70 होता है, चतु लगा है मतलब 70 और 4, तो ये 74 लिखा है। लेकिन ये शब्द आपको मिल सकता है यहाँ संधि के द्वारा, तो चतुस्सप्तति ऐसा लिखा मिल सकता है आपको, क्योंकि विसर्ग संधि का 5वां नियम हमने आपको बताया था कि यदि विसर्ग के बाद कोई सा हो तो फिर उसी सा में परिवर्तन हो जाता है विसर्ग का, जो भी सा यहां पर होगा। जैसे ये 74 की बात रही, 84 को देखें तो 84 में चतुरशीति लिखा है, तो चतु प्लस अशीति, वहां चूंकि स्वर आ गया है अशीति, तो विसर्ग का परिवर्तन वहां फिर रा में हो गया है, और विसर्ग वाले रा में फिर वो आ जुड़ गया है, मतलब विसर्ग संधि का 8वां नियम लागू हो गया है, उसमें चतुरशीति हो गया है। अगर 6 में देखें 64 को, तो 64 में षष्ठी, षष्ठी मतलब 60, 61, 62, 63 और 64, चतुष्षष्ठी। तो चतुष्षष्ठी में
चतुः प्लस षष्ठी। अब यहां अगर संधि हो तो शब्द ये बन सकता है चतुष्षष्ठी। इस तरह से शब्द बनेगा। तो देखिए चतु यहाँ षटकोण वाला सा आ गया और यहाँ सरौता वाला सा आ गया, क्योंकि उसके बाद जो भी सा होता है उसी सा में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे शब्द भी मिल सकते हैं चतुष्षष्ठी, षष्ठी या चतुष्सप्तति। तो संधि के कारण थोड़े से शब्दों में परिवर्तन आ जाता है। तो यदि आपको कठिन शब्द कोई ऐसे संख्या में मिलते हैं तो फिर आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पर संधि के कारण ऐसा हुआ है। 100 तक पहुँच गए थे। 100 के बाद अगर 101 आ गया लिखने के लिए, तो मित्रों अगर 101 आता है तो फिर 1 अधिक 100 में ऐसा फिर बनाएंगे। और जब 1 अधिक 100 में होगा तो निश्चित है कि 1 अधिक 100 कैसे लिखेंगे, तो एकाधिक शतम, क्योंकि 100 मतलब शतम और 1 अधिक 100 में 1 अधिक है 101 है, तो एकाधिक शतम हो जाएगा। द्वयाधिक शतम, त्रियाधिक शतम, चतुराधिक शतम, इस तरह से 401, 300 या 200, 101, 102, 103, 104 इस तरह से चलता जाएगा। खूब प्रश्न आते हैं ऐसे। फिर 100 के बाद आएंगे आप 1000 में। 1000 में आएंगे तो मित्रों 1000 को सहस्त्रम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। सहस्त्रम, ये 1000 को बोलते हैं। और सहस्त्रम के बाद फिर बात आती है 10,000 की। यहां मैं लिख देता हूं, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,000, ये 1,00,000, फिर ये 10,00,000, ये 100 है, ये 1,000 है, ये 10,000 है, ये 1,00,000 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये 1,00,000। और 1,00,000 के बाद फिर ये है 10,00,000, क्योंकि 10 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, तो यहाँ ये 10,00,000। और फिर 1 करोड़, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़ और 10 करोड़, तो 10 करोड़ हो गए। 1 करोड़ लिखना है। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, सही। 1 करोड़। मित्रों मैं गणित वाला नहीं हूँ ना, अगर गणित का होता तो उन्हें बिंदी रटी रहती हैं कि 100 में 2, 1,000 में 3, 10,000 में 4 और ये 1,00,000 में 5, 1 करोड़ में 7, ऐसे ये गणित वालों को रटी रहती हैं। अपन तो संस्कृत वाले सही देवताओं के पास हैं, गणित से कोई विशेष लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 करोड़, इतनी संख्याएं आपको जरूर याद रखना है। तो ये 100 मतलब होता है शतम, ध्यान रखिएगा, शतम। और ये 1,000 जो है वो होता है सहस्त्रम, सहस्त्रम। और फिर ये 10,000 है, तो 10,000 खूब पूछा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा हट के होता है। आयुतम कहते हैं इसको मित्रों, आयुतम, इसीलिए ये खूब पूछा जाता है क्योंकि ये अलग से है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि इसको आयुतम बोलते हैं और यहाँ 10,00,000 को नियुतम बोलते हैं।
ये अलग से हैं, इसीलिए ये खूब पूछे जाते हैं। यहाँ 1,00,000 है तो 1,00,000 को लखम बोलेंगे, ये लक्षम, इस तरह से लक्षम। और फिर करोड़ मतलब आप समझते ही हो, कोटि, कोटि मीन्स करोड़ होता है। मित्रों आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता हैं, तो वो 33 करोड़ देवता नहीं है मित्रों। कोटि मीन्स टाइप होता है, प्रकार होता है। तो 33 टाइप के देवता हैं, 33 प्रकार के देवता हैं, ना कि 33 करोड़ देवता हैं। ये अधिकतर लोगों को पता रहता है कि बोले हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है, तो 33 करोड़ नहीं मित्रों। कोटि का मतलब करोड़ तो होता है, लेकिन कोटि मीन्स प्रकार भी होता है। यम नियम इस तरह से डिवाइडेशन किया गया है 33 भागों में। तो वो 33 प्रकार के देवी देवता हैं, ना कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। यदि आपसे चर्चा करे कोई तो आप बता सकते हैं। तो ये मित्रों संख्या ज्ञान हुआ, आपको 1 से लेकर और 1 करोड़ तक की संख्याओं का ज्ञान करवाया गया है। और ये हो गया समय ज्ञान, तो ये आपका समय ज्ञान हो गया। इसके बाद आज हम व्याकरण को समाप्त करते हैं, और व्याकरण के बाद अब पेडागॉजी चलेगी। तो पेडागॉजी में आपको हम पहले बोल चुके हैं कि आप उसकी जो भी आपके पास पीडीएफ पहुंची है उसकी हार्ड कॉपी जरूर रख लें, फोटो कॉपी जरूर सामने रखिएगा, क्योंकि सामने मैं इसी तरह अपने सामने रख के और पढ़ के आपको उसका अर्थ बताऊंगा, क्योंकि वो संस्कृत में ही पढ़ना है। बहुत सारी किताबें हिंदी में दे रही हैं, तो हिंदी में पेडागॉजी पढ़ने का मतलब क्या है मित्रों? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रश्न संस्कृत में आना है, समझ और अवबोध संस्कृत में होना चाहिए। प्रश्न लिख के आएगा तो आप उसको कैसे समझ पाएंगे जब तक उसकी भाषा का ज्ञान नहीं होगा। तो यहाँ सामने रख के संस्कृत में और मैं पढ़ के एक एक वाक्य का अर्थ इस तरह से आपको समझाऊंगा, प्रवचन टाइप बिल्कुल चलेगा। ठीक है, तो आधे घंटे का प्रवचन पेडागॉजी का आप प्रतिदिन सुनिएगा। मित्रों जिसको भी संस्कृत की पीडीएफ नहीं मिली हो पेडागॉजी की, तो वो अभी प्राप्त कर लें। शर्मा सर के द्वारा ग्रुप में भी डाल दी जाएगी, और एप्लीकेशन यदि डाउनलोड किया है तो एप्लीकेशन में भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन वो आवश्यक है, अत्यावश्यक है, क्योंकि जब भी हम पढ़ाएंगे और अगर आपके पास वो कॉपी नहीं होगी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रवचन देना है, क्या समझ में आएगा आपको। और जब आपके पास सामने हार्ड कॉपी में होगी तो जो भी बताया जाएगा वो निश्चित तौर पे आप पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। आपका कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा संस्कृत में। जब हम यहाँ से जाएंगे तो आपसे पूछ के जाएंगे कि मित्रों और कुछ बचा है क्या जो रह गया हो, तो ऐसा संस्कृत में जितना आता है, सी टेट में, यूपी टेट में, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या जो भी स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के एग्जाम में संस्कृत में आता है। बाकी तो दुनिया में ज्ञान बहुत है मित्रों, पूर्ण कोई नहीं है, साक्षात विष्णु के अलावा कोई पूर्ण नहीं है। पाणिनि व्याकरण का कुछ अंश, मात्र 2% व्याकरण ही तो हम याद कर रहे हैं, और इस 2% में ही अपना उद्धार हो जाता है। बाकी 98% व्याकरण पढ़ते कहाँ हैं? सत्य कह रहा हूँ मैं, 98% व्याकरण नहीं पढ़ते हैं, मात्र 2% व्याकरण पढ़ते हैं, और इतने में हम सफल हो जाते हैं। तो मित्रों आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई क्लास के साथ, एक नई पेडागॉजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है फ्रेंड। अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।